हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हैं यार आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एडवांस की अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे जेई एडवांस के पीवाईक्यूज। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं, चाहे वो सिंगल चॉइस हो, मल्टीपल चॉइस हो, कॉम्प्रीहेंशन हो या इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन हो। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि ऑब्वियसली आप सब लोग जेई मेंस क्वालिफाइड बच्चे हैं, तो आप रिवाइज तो चैप्टर को अच्छे तरीके से करके आए ही होंगे। आइए सबसे पहले सिंगल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, यहीं से हम लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। जितने भी जेई एडवांस के पीवाईक्यू आए हुए हैं वो मैक्सिमम हम यहां पर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, जब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन में, तो कौन सी चीजें इक्विलिब्रियम में होती? क्या लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। देखिए जी, मान लीजिए वाटर यहां पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और इसमें आपने शुगर दैट इज चीनी को डिसॉल्व कर दिया। देखिए, डिसॉल्व होने से पहले तो शुगर जो थी वो सॉलिड स्टेट में थी। डिसॉल्व होने के बाद कौन सी स्टेट में होती है? सर वो अब भी सॉलिड ही होती है। यस, यू हर्ड इट राइट। ऐसा नहीं है कि अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। अरे शुगर को अगर लिक्विड फॉर्म में देखना चाहते हो तो शुगर जो है उसको तवे पे रखो, तवा गर्म कर दो, तब शुगर किस में आ जाएगी? पिघलने के बाद लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो है ना शुगर, ठीक है, दैट इज सॉल्यूट। वो पहले भी सॉलिड स्टेट में है, डिसॉल्व करने के बाद भी वो सॉलिड स्टेट में ही है। हाँ, उसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं, एक्वस हो गया, बट है तो अभी भी उसी की स्टेट क्या है, दैट इज सॉलिड ही है। और जो पानी है सॉल्वेंट, तो पहले भी लिक्विड होता है, जब इसमें शुगर डिसॉल्व हो जाएगी तब भी लिक्विड हो। जब भी आप किसी चीज को बॉयल करते हो या फ्रीज करते हो तो जो सॉल्वेंट है वही टेक पार्ट करता है। यानी कि जब फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है ये H2O लिक्विड इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है H2O सॉलिड में। ठीक है, ये दैट इज सॉल्वेंट लिक्विड से सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, डेल्टा टीबी किसी भी सॉल्यूशन का दे रखा है, इसमें 13.44 ग्राम ऑफ CuCl2 है, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्यूट को मैं बी से डिनोट करता हूं। इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं ए से डिनोट करता हूं। डब्ल्यू बी दे रखा है आपको, डब्ल्यू बी दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट 13.44 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी, अच्छा डेल्टा टीबी पूछ रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है, डेल्टा टीबी पूछ रखा है, CuCl2 का सॉल्यूशन का, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर 134 ग्राम पर मोल, और केबी भी दे रखा है 0.52 केल्विन पर। सर फॉर्मूला लगेगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल आई। क्या हम सबको आई की वैल्यू कितनी? सर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आई और एन इक्वल होते हैं एट 100%। सर एन क्या होता था? एक पार्टिकल के डिसोसिएशन से कितने पार्टिकल्स बनेंगे? एक और दो, तीन बनेंगे। एन 3 है तो आई भी कितना होगा? बेटा केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 0.52 दे रखी है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 13.44 डिवाइडेड बाय 134.4, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। सर ये हो गया, डिवाइड हो जाएगा 0.52 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.052, 0.052 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.156 केल्विन।
तो अगर आप राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 0.16 केल्विन हो जाएगा, 0.16 केल्विन, 0.16। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जे एडवांस 2007 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन लेके आए जे एडवांस के हम, ठीक है, बस पीछे से शुरू कर रहे हैं हम लोग। 20 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड सॉल्यूट करूंगा, इसको डिसॉल्व किया जा रहा है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। 20 ग्राम सॉल्यूट को 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिनोट किया जा रहा है। एफ भी दे रखा है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी दे रखा है, डेल्टा टी एफ भी दे रखा है, वेंट हॉफ फैक्टर पूछा हुआ है, डब्ल्यू बी। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20 ग्राम। मोलर मास कितना होगा सॉल्यूट का, निकालना आता है सर। एक कार्बन का 12 होता है तो 11 का कितना होगा, 11 इंटू 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 का कितना होगा, 1 इंटू 8। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना होगा, 32 प्लस 8, 40, 40 और 132, 40 और 132, 172 ग्राम पर मोल। डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, दैट इज 50 ग्राम। AF भी दे रखा है, दैट इज 1.7 केल्विन पर मोलर। डेल्टा TF भी दे रखा है, दैट इज केल्विन। आपसे वेंट ऑफ फैक्टर पूछा हुआ है सर। सीधा रिलेशन होता है किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। आई ये कितना दे रखा है, डेल्टा TF 2, आई की वैल्यू TF कितना है 1.7, और मोलालिटी किसके बराबर होती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, सर ग्राम में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड करूंगा वो ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। अगर ये पॉइंट हटाऊंगा आ जाएगा 172 आउट। 5 के 4 पे आ गया। आई किसके बराबर आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 4, सर हाफ आ गया, यानी कि 0.5 आ गया, 0.5। ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जे एडवांस 2009 का क्वेश्चन, दो चैप्टर के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन एज वेल एज फ्रॉम स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर केल्विन इज 10⁵ हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का दे रखा है। नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन को डिसॉल्व किसके अंदर किया, वाटर के अंदर डिसॉल्व, 10⁵ 298 केल्विन, टेम्परेचर भी दे रखा है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की एयर में दे रखी है, एयर में की गैसियस फॉर्म में दे रखी है, दैट इज YN2 दे रखी है 0.8। नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नहीं नंबर ऑफ मोल्स पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, कितने मोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे 10 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर, जब प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर दैट इज 5। सर सिंपल हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लगाइए। सर हेनरीज लॉ के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप इसके यूनिट देखिए। अगर KH के यूनिट वही है जो प्रेशर के यूनिट होते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सर कैसे, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता तो KH के वही यूनिट होंगे जो प्रेशर के यूनिट होंगे, एब्सोल्यूट। सर N2 इक्वल टू K क्या होता है, काई N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन वाटर। हाँ, मोल फ्रैक्शन यही होती है, जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हो उसके मोल्स ऊपर आएंगे, टोटल मोल्स। सर हमें क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, ये दे रखा है कि हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये सॉल्व कर ले हम, कहीं से पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकाल लें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे, यहां पर हमें मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन की एयर में, वेपर में, गैस में, एक ही बात है, एयर को बोलो, एयर वेपर बोलो, गैस बोलो, दे रखी है, और टोटल प्रेशर भी दे रखा है। सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाएंगे, वो क्या कहता था, किसी का भी पार्शियल इसके बराबर होगा
कितनी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एयर में कितनी दे रखी है 0.8, टोटल प्रेशर 5 दे रखा है, कितना आ गया 480, यहाँ पे रखो 4, पार्श प्रेशर एच 10⁻⁵ था, नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन निकालने हैं, और भी नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन और वाटर के, वाटर के 10 होते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 40 10⁵ माइनस 4 मोल, 1 लाख में से 4 माइनस करो, वैसे तो 99,996 होता है, पर ठीक है ना यार, उसको क्या आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 1 लाख ही लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, 99,996 लिखने, 1 लाख रुपए हो तुम्हारे पास, 4 रुपए गिर भी जाए तब लाख ही बचे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली लिख लो, 1 लाख ही बचे। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितने हो जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाई 10⁵ दैट इज 4 divided by 10⁻⁴, that is 4 into 10⁻⁻, 4 into 10⁻⁻, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया है, ये 2011 में आया, आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं हम रीसेंट क्वेश्चंस के पास पहुंचते, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक, मोलर मास उसका 60 दे रखा है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट का मास है आपके पास 1 ग्राम, फिर उसका मोलर मास भी दे रखा है पर मोल, सॉल्वेंट डिसॉल्व किया है वो 10 ग्राम है, गिव सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.15 ग्राम पर एम, आपसे मोलैरिटी, सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम लीटर में, सर हम नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाल सकते हैं, कैसे सर, ये ना मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, आगे नंबर ऑफ मोल 125 कम्स आउट टू, बस हमें वॉल्यूम निकालनी है किसकी, सॉल्यूशन, सर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी, बस मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी सॉल्यूशन, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम हमें निकाल, डेंसिटी 1.15, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, सर ये ml में आई है, हमें किस में रखनी है, लीटर में रखनी है, तो 1000 से डिवाइड कर दो, कभी डिवाइड करना 1000 आप डिवाइड कर दो, करूंगा ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 डेसिमल से 2 डेसिमल गया, 112 बाय 100 रख दो वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे, नंबर ऑफ मोल्स तो 2 आए थे, वॉल्यूम कितनी आई है लीटर में 112 डिवाइडेड बाय 100 पर चला जाएगा, 230 हो गया, 112 सर अगर ये 224 होता, अगर ये 224 होता, 112 होता तो आंसर 2 आता, ये 224 से थोड़ा सा बड़ा है तो आंसर भी 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 2.50, 2.0, हाँ ये एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का, जिसके अंदर 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCl, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्यूट रखा है, सॉल्वेंट दे, आपसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा, WB
हाँ दे रखा है, सर मास भी दे रखा है ग्राम पर, और 100 ग्राम ऑफ वाटर W, F भी दे रखा है केल्विन। हमें निकालना क्या है, हमें टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सर पहले डेल्टा टी एफ निकाल, डेल्टा टी आई एम, चलो एम तो मैं यहां से निकाल लूंगा, के एफ भी दे। सर आई कैसे निकलेगा, फिर वही किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब 100% डिसोसिएट, आई आई और एन, और एक कितने, एन 4 है तो ऑब्वियसली आई भी कितना होगा, पहले डेल्टा टी एफ निकाल लूंगा फिर फ्रीजिंग। आई कितना दे रखा है 4, के एफ मोलालिटी कितनी हो जाएगी डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू ग्राम में है पर 1000, 180 मल्टीप्लाई कर, जेड को 4 से 344 में 400 ऐड करना 744 बाई 320, फिर ये पॉइंट कहाँ गया, ये साफ पता चल रहा है अगर ये 658 होता, अगर ये 658 होता तो 2 इंटू 10⁻⁻² आ जाता। साफ पता चल रहा है ये 2 से थोड़ा बड़ा होगा, पता नहीं कितना होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.5 होगा, है ना, मुझे पता नहीं है, बट इतना पता है कि 2 से थोड़ा बड़ा होगा। 2 से बड़ा एक ही मेरे को थोड़ा सा बड़ा आंसर नजर, नहीं सर मैं आपकी बात नहीं मानता, अरे आए करके देख आएंगे, डेल्टा टीएफ आ गया। सर हमें डेल्टा टीएफ थोड़ा निकालना था, हमें तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है। डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है, नॉट माइनस, क्या ये 0 होता है, यस, सेल्सियस में क्या कैसे आ जाएगा, माइनस, यही आंसर आएगा। ये एडवांस 2 कल का क्वेश्चन है, 7 का था। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूट का मास कितना रखा है 5 ग्राम, नॉन वॉलाटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि पानी में जाके डिसोशिएट नहीं होगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एट 1 atm प्रेशर, जब प्रेशर में तब डेल्टा टीबी कितना दे रहा डिग्री, केल्विन भी कह सकते हैं। अज्यूमिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, सर वो तो यहां पे लिखा ही हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जब लिखा ही है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो पता ही है कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होगी सॉल्वेंट से। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा हुआ, फॉर्मूला लगेगा ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, दैट इज इक्वल टाई बी ओवर टाई, सॉरी एन बी ओवर एन, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है ना, वैसे तो यहां पर काई भी आना चाहिए था, यानी कि एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी आना चाहिए था, बट क्या लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि एन बी की वैल्यू बहुत 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 कम होगी एज कंपेयर टू एन ए, इसी कारण एन ए प्लस एन बी क्या रखेंगे, सिर्फ एन ए रखेंगे, एन बी की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है।
बहुत कम है। सर आप ये फाइंड आउट, क्या एन भी दे रखा है, सिर्फ डब्ल्यू भी दे रखा है, एम भी दे ही नहीं रखा। क्या मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, मोलैलिटी इंटू एम ए बाई 1000, बिल्कुल लिख सकते हो। मोलैलिटी यही होता है, एन बी ओवर एन ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए। सॉल्वेंट वाटर है, हाँ सॉल्वेंट वाटर है, कम से कम मोलर मास वाटर का तो पता ही है। सर ये पता चल गया, ये निकालना है, सॉरी तो ये नहीं पता अभी तक, और एक पी नॉट नहीं पता। सर पी नॉट भी पता चल जाएगा, मैंने कहा कैसे? सर देखो जरा, बॉइलिंग कहां पे हो रही है, 1 atm प्रेशर पे। जब भी कोई सॉल्यूशन बॉयल होता है, उसका वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर जो है वो बाहर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है, 100 ग्राम ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 180 7 mm ऑफ Hg। इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उससे कम हो जाएगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये जो है ये कम हो जाएगा। अब मुझे नॉट भी पता चल गया, बस ये निकाल लूँ एम तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए ये कर लेंगे सर, डेल्टा टी वी इज इक्वल डेल्टा टी और एम। डेल्टा टी वी मेरे ख्याल से दे रखा है 2, केवी कितना दे रखा है, केवी पूरा 0.76, पता चल गया, यस दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 0.76, सर दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 776, यस बस रख लो यहाँ पे, पी नॉट यहाँ पे रख लो, यहाँ पे भी पता चल गया, ये निकालना है, ये भी पता है, ये सॉल्व हो गया। सर पी नॉट की वैल्यू 7, यस निकालना है, मोलैलिटी 100 बाय 76 एम में, और यहाँ सॉल्व कर 10 पे 5 पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 760 को 5 से मल्टीप्लाई, 700 को 5 से करते हैं तो कितना होता है 3500, 60 को 5 से करते हैं 300, 3500 और 300 होते हैं 3800, माइनस 7 5 पी है सर, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर इक्वल टू 18 इन 180, 5 तो 5 पी एस किसके बराबर आ गया 3800, तो पी एस किसके बराबर आ गया डिवाइडेड बाई 5, 5 7 सा 35, 1 2 12, 20 कहाँ 720 एम ऑफ एच जी में है कि एम में है, एम ऑफ एच जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2000 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जेई एडवांस 2012 से सीधा 17 में क्वेश्चन आया, नहीं बीच में क्वेश्चन आए हैं बट वो सिंगल चॉइस नहीं है, वो भी मल्टीपल चॉइस या कॉम्प्रीहेंशन वहां पर डिस्कस, ठीक है। क्या दे रखा है, प्योर वाटर फ्रीजेज एट 273 केल्विन एंड 1 बार, प्योर वाटर फ्रीजेज, प्योर वाटर केल्विन पे पॉइंट सॉल्वेंट का, और जब प्रेशर 1 बार, आगे बढ़, addition of 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, इथेनॉल और वाटर दोनों ही लिक्विड होते हैं, ठीक है, ऐसे में क्वांटिटी कम होती है वो क्या हो जाता है सॉल्यूट, की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या हो जाता है सॉल्यूट। इथेनॉल जो है वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा, और वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, कितना था 5, चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर
एज 2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एफ भी दे रखा है केल्विन पर मोल। फिगर शोज बिलो रिप्रेजेंट द फिगर रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ। ठीक, तो कौन सा ग्राफ सही है? तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्यूशन कम होता है। हम करते जाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, सॉलिड पार्ट बनना शुरू हो जाएगा ज्यादा डिग्री सॉल्वेंट का। ऐसे ही सॉल्यूशन बात करें, ये रहा सॉल्यूशन का, ये रहा फ्रीजिंग। वही आपको ग्राफ बताना है कौन सा हो सकता है। सर ये ग्राफ नहीं हो सकता, ये तो नेचर ही ग्राफ की गलत बना रखी है, ये गलत बना रखी है, गलत है। आंसर बी और क्या आएगा? सर कैसे पता चलेगा? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का यहाँ पर 273 है, सॉल्यूशन का 271 है। सॉल्वेंट का 273 है और सॉल्यूशन का इज 70 है। तो डेल्टा टी एफ से पता चल जाएगा। यहाँ पर डेल्टा टी एफ टी नॉट माइनस टी एफ 3 आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा टी एफ नॉट माइनस टी एस 2 आ रहा है। तो आप डेल्टा टी एफ निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास भी इथेनॉल का दे रखा है एम बी, डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज एफ, मोलालिटी क्या होगी? पर मास ऑफ सॉल्यूट, पर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है जाएगा। डेल्टा टी एफ कितना आ गया? 3 केल्विन। बताओ डेल्टा टी एफ 3 केल्विन कहां पर आ रहा है? तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ है 273 माइनस 271 2, ये आंसर नहीं है। यहाँ पर डेल्टा टी एफ कितना है? टी नॉट माइनस टी एस 273 माइनस 273 है सर, यही आंसर है। दैट इज ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है, आइए अब शुरू करते हैं हम लोग। दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आंसर जो है वो एक से ज्यादा है। जे एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, बेंजीन और नेप्थलीन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, और नेप्थलीन सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर, इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन से? क्या डेल्टा जी पॉजिटिव होगा? नहीं सर, बेंजीन और नेप्थलीन दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, दोनों नॉन पोलर सॉल्वेंट है, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, वो लिखा ही हुआ है, बताने की जरूरत। तो जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है सर। क्या डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव होता है? जब भी दो चीजों को आप मिक्स करते हैं वो मिक्स हो जाती हैं, हमेशा एंट्रोपी तो होती ही होती है सिस्टम की। डेल्टा एस सिस्टम अब पॉजिटिव। इवन डेल्टा एस टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी भी पॉजिटिव होती है, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी यहां पर डेल्टा सिस्टम या डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल भी बोलते हैं होता, तब भी आंसर पॉजिटिव। क्या डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो जीरो होगा? क्या आपको पता है किसी के आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है? जीरो होता है। बिल्कुल सही सर। इसका मतलब कोई हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग। और एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? हीट चेंज, आप डेल्टा एच की टर्म्स में भी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। डेल्टा एच का चेंज वो है, तो मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग का चेंज दैट इज जीरो होगा। करेक्ट है। और डेल्टा एस जीरो होगा वो तो अभी अभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ का था? 2000। मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। कौन कौन से ऐसे मिक्सचर हैं जो पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से? पहला दे रखा है C4 और मीथनॉल। सर एब्सोल्यूट राइट सर। मीथ जब अकेला पड़ा होगा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे ही आप इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे पोलर के अंदर नॉन पोलर डालेंगे, ये फोर्स हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर
बढ़ जाएगा। पॉजिटिव नॉन पोलर है, पोलर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जो स्ट्रांग होती है, और ये बेंजीन और टॉलिन नहीं सर, ये दोनों सेमी होमोलोगस सीरीज है। बेंजीन ये होता है और टॉलिन ये सेम होमोलोगस सीरीज के हैं। आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, नॉन आइडियल बनाएंगे नहीं। फिनॉल और एनिलीन सर ये एसिडिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होगा तब वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एडवांस 2007 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। फॉर ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग लिक्विड L एंड M, L और M, द वेपर प्रेशर ऑफ L का प्लॉट किया गया अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन ऑफ M। यहां पर काई 1 है और यहां पर काई, यानी कि यहां पर काई L0 और काई L। ग्राफ बनाया गया L का मोल फ्रैक्शन शोन इन द गिवन फिगर, काई L काई M मोल फ्रैक्शन है L और M। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अगर ये दोनों L और M मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते तो क्या आपको पता है ग्राफ क्या आता L का? हाँ सर, ये तभी पॉसिबल हो पाता जब जब अकेला L पड़ा हुआ है उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अकेला M पड़ा हुआ है उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब L और M इकट्ठे पड़े हुए हैं उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तीनों सिमिलर होती तो ग्राफ ऐसा आता। बट ये तो ग्राफ ऊपर की तरफ, दैट शोज के जो L है सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा वेपर बना रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली स्ट्रांग होंगी, ये वाली स्ट्रांग होंगी, ये वाली वेपर क्या बनेंगे ज्यादा, तभी तो वेपर प्रेशर क्या है L वाली M पॉजिटिव डेविएशन है वो कर रहे हैं एब्सोल्युटली। Attractive intermolecular interaction between LL in pure liquid L and MM in pure liquid M stronger than those between LM when mixed in solution। जब LL अकेला होगा तब फोर्स स्ट्रांग होंगी, वाली भी स्ट्रांग होंगी, ये वाली वीक होगी। स्टेटमेंट मल्टीपल चॉइस है ना, तो आगे भी पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट Z वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड M का, अरे नहीं M का नहीं L का, M का L का M लिख दिया, IL1 है, आप चाहो तो यहां काईएम, यहां पर काईएम क्या है तो का पूरा, काईएल क्या है 1, जैसे इसे 1 रखूंगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा यहां से, पॉइंट Z रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड M का, नहीं अभी तो बताया प्योर लिक्विड L का है। पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L, बिल्कुल। एंड रॉल्स लॉ ओबे होगा जब काईएल 1 हो जाएगा, हाँ काईएल 1 हो जाएगा, रॉल्स लॉ ओबे हो रहा है, ये 0 था ये पूरा 0 हो गया, काईएल 1 है ऐसे कुछ। अब करेंगे हम कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन है जिसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की चेंज हो जाती है जब सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में डाल के एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। हाँ, जैसे आप कोई सॉल्यूट डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसका वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में, बिल्कुल।
एक एग्जाम्पल है इसका, जब इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर के अंदर डाला जाता है और एंटी फ्रीजिंग लिक्विड बनाया जाता है रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में डालने के लिए। बिल्कुल सर, सर्दियों में जो रेडिएटर के अंदर पानी होता है वो फ्रीज ना हो जाए, हम ग्लाइकोल डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक सॉल्यूशन M है जो प्रिपेयर किया गया बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल वाटर को मिक्स करके द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन द मिक्सचर इज 0.9। अच्छा, इथेनॉल और वाटर को डाल के एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें मोल फ्रैक्शन इथेनॉल की दे रखी है 0.9। ओके, दोनों लिक्विड है यार। ठीक है, तो इसका मतलब जिसके मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, दूसरा सॉल्यूट की तरह काम करेगा। मोल फ्रैक्शन क्या है इथेनॉल की? 0.9। इसका मतलब उसके मोल्स ज्यादा है, जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होती है उसी के मोल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इथेनॉल क्या है यहां पर? सॉल्वेंट। ओके, एंड वाटर क्या है यहां पर? सॉल्यूट। तो थ्रू आउट द क्वेश्चन इसको मैं ए से डिनोट करूंगा, इसको बी से। आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन दे रखी है, KF वाटर का दे रखा है, KF इथेनॉल का, KB वाटर का, KB इथेनॉल का, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, इथेनॉल का, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, इथेनॉल का, वेपर प्रेशर प्योर वाटर का, प्योर इथेनॉल का, मोलर मास वाटर का, इथेनॉल का। इन आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट मान के चलना है, और सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आपसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया सॉल्यूशन का, यानी कि TS निकालना है। सर TS निकालने के लिए पहले आपको डेल्टा TF पता होना चाहिए। यस, दैट इज इक्वल टू KFM। KF किसका रखोगे सर? बेटा सॉल्वेंट का रखा जाता है। सॉल्वेंट कौन है यहां पर? इथेनॉल। इथेनॉल का KF देख लेते हैं भाई। इथेनॉल का KF, इथेनॉल का KF ये दे रखा है, 2 दे रखा है। ओके सर, यहां पर मोलालिटी आपको तो मोल फ्रैक्शन दे रखी है। इथेनॉल का ये रहा, वाटर का ये रहा। मोलालिटी कैसे लिखोगे बेटा? मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या होता है सर? काई बी ओवर काई ए इंटू MA इंटू 1000, यही होता है। बिल्कुल सर, तो ये कितना आ जाएगा? काई बी कितना है? 0.1, ये 0.9। MA क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कितना है? इथेनॉल। इथेनॉल कितना? 46 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ये हट गया, 1000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 46। ओके, सॉल्व करें इसे, ये 23 पे चला जाएगा। 1000 23 इंटू 9 कितना होता है? 207। अगर ये 200 होता तो आंसर आता 5। अगर ये 200 होता तो आंसर आता 5, बट ये 200 से थोड़ा ज्यादा है, डिनोमिनेटर थोड़ी वैल्यू बड़ी होती है, तो 5 से थोड़ा छोटा आंसर होगा। 5 से थोड़ा छोटा, 5 से थोड़ा छोटा, बट सर आंसर तो केल्विन में दे रखा है। 5 से थोड़ा छोटा, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ। 1000 डिवाइडेड बाई 207, 5 से थोड़ा छोटा आना, 4.83 आएगा केल्विन। फिर भाई डेल्टा TF किसके बराबर होता है? T0 माइनस TS। T0 देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट वाटर था, सॉल्वेंट वाटर था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 155.7। अच्छा, 155.7 है, ठीक है। 155.7 TS हमें निकालना है, और ये है 4.83। तो TS किसके बराबर आ जाएगा? 155.7 माइनस 4.83। 4 माइनस करूंगा तो 151.7 हो जाएगा। 151.7 में से 0.83 माइनस करो, 0.7 जाएगा तो 151। 151 में से 0.13 माइनस करना, 151 में से 150.8387 ऐसा ही है, 150.9 अप्रॉक्सीमेटली 150.87 आना है, 150.9। ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा हुआ है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन का ही डाइल्यूट वगैरह कुछ दे रखा है, कुछ वर्ड शायद था, मैं एक बार पढ़ लूँ, मेरे ख्याल से कहीं लिखा हुआ है डाइल्यूट वगैरह, वर्ड नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। P0 माइनस PS
अपॉन पी नॉट। हम लोगों ने मोलैलिटी तो मेरे ख्याल से फाइंड आउट कर ली थी ना, वो 1/9 इंटू 1000 बाई 46 इंटू 9, दैट इज मोलैलिटी इंटू MA बाय 1000। सर आप काई बी भी लिख सकते हो यहाँ पे, तो हाँ लिख सकते हैं। वैसे तो काई बी ऑलरेडी दे रखा है मेरे ख्याल से, काई बी 0.1 दे रखा है, ज़्यादा बेटर रहेगा। पी नॉट क्या होगा सर? दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? इथेनॉल। इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, ये रहा 40। पीएस हमें निकालना है 40, और ये कितना था? काई बी कितना था? 0.1 था। तो 40 माइनस पीएस किसके बराबर आ गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। तो पीएस किसके बराबर आ गया सर? 40 में से 4 जाएगा, 36 mm ऑफ Hg हो जाएगा। है कोई ऑप्शन 36? ये रहा 36, ऑप्शन नंबर बी। वाटर को ऐड किया गया सॉल्यूशन में। अच्छा, वाटर को इस तरह, पहले तो वाटर सॉल्यूट था, अब उसमें वाटर को ऐड कर करके ऐसा सॉल्यूशन बन गया कि मोल फ्रैक्शन वाटर की 0.9 हो गई है। अच्छा, अब वाटर जो है वो सॉल्वेंट हो गया है, इसकी मोल फ्रैक्शन 0.9 हो गई है। अब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर वही डेल्टा डी भी लगाएंगे, इज इक्वल टू KBM। KB अब वाटर का रखना पड़ेगा, KB अब वाटर का रखना पड़ेगा, वाटर का सर दैट इज 0.52। और मोलालिटी किसके बराबर होगी फिर भाई? ऊपर काई बी, नीचे काई ए, ये रहा काई बी काई ए इंटू MA। अब की बार सॉल्वेंट वाटर है तो ये होगा 18 इंटू 1000। पहले डेल्टा डी भी निकाल लूंगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का तो पता चल ही जाएगा। ये 0 से ये 0 गया, डेसिमल हटाऊंगा, ये भी हटाऊंगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये भी गया, ऊपर हो गया 520, नीचे 18 9 162, 3 पॉइंट समथिंग, बट चलो कर लेते हैं अगर आप कहते हो तो। 163 पॉइंट समथिंग आना है। 162 और 520, 3 करूँगा तो 300 और 486, फिर बच जाएगा 1434, 340.2 लिख लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, 3.2 केल्विन। क्या डेल्टा टीवी इसी के बराबर होता है? TS माइनस T नॉट, दैट इज 3.2। TS हमें निकालना है, T नॉट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वैसे तो 273 होता है, बट इन्होंने कहीं 273.15 ना दिया हो, तो इसी कारण मैं चेक कर रहा हूँ। वाटर का 373 ही दिया, 273 बोल दिया गलती से, 373 बोलना था, 373। तो TS किसके बराबर आ जाएगा? 373 प्लस 3.2 सर आ जाएगा 376.2 केल्विन। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? MX2 डिसोशिएट हो रहा है M2 पॉजिटिव और X नेगेटिव में, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट है ये एक्वा सॉल्यूशन में, विद अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 0.5। अच्छा, उसका अल्फा दे रखा है MX2 का 0.5। रेशो पूछी हुई है ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन। आपसे रेशो पूछी हुई है, एक पूछा हुआ ऊपर है ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट आया है डिप्रेशन, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नीचे वो है अगर डिसोसिएशन ना होती तो, यानी कि नॉर्मल डेल्टा TF। सर इन दोनों की जो रेशो होती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी I होता है, तो आपसे I पूछा हुआ है सर, I 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, इसके लिए n क्या होगा? जब ये वाटर में जाके डिसोशिएट होगा सर, एक तो M2 पॉजिटिव बनाएगा और 2X नेगेटिव बनाएगा, n कितना हो गया? जितने में डिसोशिएट होता है, कितने में डिसोशिएट हो रहा है? 3 रखो, I किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 0.5 प्लस 3 इंटू 0.5
सर सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो आई कितना आ गया 2, यही पूछा हुआ था, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि आंसर क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मोलालिटी 0.01 दे रखी है, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से है, CuCl3, साथ में कुछ अमोनिया जुड़े हुए हैं, पता नहीं है वो 1 है 2 है 5 है 6 है, आई डोंट नो, जनरली 6 वाला होता है, बट चलिए, विच बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में, एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फ्रीजिंग पॉइंट इतना दे रखा है, कितना 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 लिखा हुआ है, -0.0558 डिग्री सेल्सियस। आपसे नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पूछे हुए हैं, वो तभी पता चल पाएंगे अगर हमारे पास आई होगा। क्या होगा, आई, तो आई निकाल लेते हैं सर। उसके लिए डेल्टा TF पता होना चाहिए, दैट इज T0 माइनस TS, ये 0 और इसकी वैल्यू रखूंगा तो 0.0558 डिग्री सेल्सियस। सो डेल्टा TF किसके बराबर आ जाएगा, IKFM। N निकालने के लिए I चाहिए, डेल्टा TF ऑलरेडी दे रखा है, I मुझे फाइंड आउट करना है, KF भी दे रखा है, M भी दे रखा है, यहाँ पर 4 0 है, यहाँ पर भी 4 0 है, सर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, बिल्कुल सही। तो I आ गया 558 बाय 186, 100 के 100 3 कितना होता है यार, 300, 86 3 कितना होता है 258, 300 में 258 ऐड करना 588, हाँ, तो आई कितना आ गया 3। इसका मतलब जब आप इसे पानी में डालोगे तो टोटल 3 आयंस बनेंगे। टोटल कितने आयंस बनेंगे, 3 आयंस बनेंगे। क्या ये तभी पॉसिबल है अगर फॉर्मूला ये हो, एब्सोल्युटली राइट सर। पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज इट इज रहता है, पढ़ा है हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, देख रहे हो ना, N3 तभी होगा जब फॉर्मूला ये होगा। टोटल 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन बाहर होंगे, 1 क्लोरीन अंदर होगा। अब कैसे पता चल गया आपको, अमोनिया जो है वो 5 होने थे, अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 होना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा ही आपने। अगर 1 Cl लग गया तो अमोनिया कितने होंगे, 5। आपसे पूछा क्या था, हाँ, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, कितने क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, अंदर होंगे, अंदर होंगे, तो ये आंसर है 1। टोटल 3 है, उनमें से 1 अंदर है, 2 बाहर है। अंदर ही पूछे हुए ना, हाँ अंदर ही पूछे हुए। मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर 0.1 दे रखी है। अच्छा, काई बी जो है वो 0.1 दे रखा है, ऑब्वियसली काई ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस काई बी, दैट इज 0.9, 298 केल्विन पे। मोलैरिटी इज सेम एज इट्स मोलैलिटी। अच्छा, मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है वो दोनों सेम दे रखे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 ग्राम पर ml। आपसे रेशो पूछा हुआ है मोलर मास सॉल्यूट का, मोलर मास सॉल्वेंट का, यानी कि MB/MA पूछा हुआ है। मैं ऐसा करता हूं, किसी तरीके से MB फाइंड आउट कर लूं एक तरफ से MA फाइंड आउट कर लूं और फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा। कैसे कर सकता हूं मैं, अगर मोलैलिटी को मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में रखूं तो मेरे पास MA आ जाएगा, है ना, ये पूछा हुआ ना, MB/MA, तो मेरे पास MA आ जाएगा। कैसे, काई बी ओवर काई ए, ये रहा काई बी ओवर काई ए, यहाँ MA होगा और यहाँ 1000, ये कैंसल आउट हो गया, तो MA किसके बराबर आ गया, 1000/9m। ठीक, इसी तरह से MB फाइंड आउट कर देता हूँ। कैसे कर सकता हूँ सर, वो मोलारिटी और डेंसिटी वाला रिलेशन यूज कर लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। वहां से मोलैरिटी, सर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 9MA इधर लिख लिया और इधर मोलैलिटी लिख लिया, और अब भी मोलैलिटी का फाइंड आउट कर लेता हूँ। मोलैलिटी का क्या था, मोलैरिटी डेंसिटी का रिलेशन 1000m
1000 डी माइनस एम बी। यहां से मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास एम बी आ जाए, यहां से कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, दैट इज एम बी आ जाए। सर क्या ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे? हाँ, ये दोनों सेम है। तो 1000 डी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 2000 माइनस एम बी इज इक्वल टू 1000, बिल्कुल। तो एम बी किसके बराबर आ गया, एम बी 1000 आ गया, 2000 में से 1000 जाएगा, 1000 बच जाएगा। तो एम बी किसके बराबर आ गया सर, 1000 बाय एम। ये रहा इक्वेशन 1। आप चाहो तो इधर एम ए लिख लो, स्मॉल एम आ जाएगा, और ये रहा इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। एम बी ओवर एम ए, एम बी की वैल्यू थी 1000 बाई क्या थी, कैपिटल एम, और एम ए की वैल्यू क्या थी 1000 बाय 9m, 1000 डिवाइडेड बाय 9m। सर मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम है, कैंसल आउट, 1000 सेम है, कैंसल आउट। तो एम बी ओवर एम ए कितना आ गया, 9:1, यानी कि 9 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलाटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है, दैट इज 0.5 ग्राम इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। सॉल्वेंट बेंजीन है और उसका मास 39 ग्राम दे रखा है। सॉल्यूट ऐसा है, एक तो नॉन वॉलाटाइल है और एक नॉन आयनिक है, वाटर में जाके डिसोशिएट नहीं होगा, बेंजीन में जाके डिसोशिएट नहीं होगा। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 mm ऑफ Hg टू 640 mm ऑफ Hg। यानी कि अगर पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 650 mm ऑफ Hg था, जैसे ही आपने ये सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, दैट इज 640 mm ऑफ Hg हो जाएगा। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, आपसे डेल्टा टीएफ पूछा हुआ है, मोलर मास और मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का मोलर मास भी दे रखा है 78 ग्राम और उसका केएफ भी दे रखा है 5.12 केल्विन पर मोलर। ओके, नो इश्यूज। हमें करना क्या है इसमें, डेल्टा टीएफ फाइंड आउट करना है। क्या आप सबको पता है डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है? यस सर, केएफ इंटू एम होता है, दैट इज मोलैलिटी। केएफ हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बस मोलैलिटी पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर मोलैलिटी कैसे पता चलेगी, वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। वो यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, इसको काई भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज मोलैलिटी इंटू एम ए बाय 1000। क्या पी नॉट दे रखा है? यस 650। पी एस दे रखा है? यस 640। पी नॉट 650। मोलैलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वो यहाँ पे रखेंगे तभी डेल्टा टी एफ पता चलेगा। और एम ए मोलर मास सॉल्वेंट का 78 और ये रहा 1000। ये 10 हो गया, ये नीचे 650 हो गया, 78 बाय 1000, 0 से 0 गया, तो मोलैलिटी किसके बराबर आ गई 1000 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 78। रख दो वैल्यू यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 5.12 इंटू मोलैलिटी 1000 बाय 65 इंटू 78। सॉल्व करते हैं इसे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आ गया 5120, नीचे आ गया 65 इंटू 78। अगर ये 80 होता, 78 ना होता 80 होता, 65 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा, कितना आ जाएगा 530 ना, 60 नहीं 520, हाँ 520 आ जाएगा। यानी कि ऊपर 5120, नीचे 5200। सर बट ये 80 थोड़ा 80 से थोड़ा कम है,
यानी कि 5200 से थोड़ा कम होगा। तो ये वैल्यू देखना ज़रा 5120 के आसपास की आएगी कोई, अब पता नहीं एग्जैक्ट कितनी आएगी, 5145 आएगी कि 5100 आएगी, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ कम आएगी थोड़ी सी, 5120 से कम आएगी। कैसे सर, कैसे पता चल गया? अब कैसे पता चल गया आपको? अगर ये 80 होता तब 65 से मल्टीप्लाई करता तो कितना बताया था अभी मैंने, 5200 आती, बट ये 80 से 2 कम है, यानी कि 130 माइनस करना है। 5200 में से 130 माइनस करना, 65 इंटू 2 130 तो होता है, 5200 में से 130 माइनस करना 5070 है ना, 5070, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 512 डिवाइडेड बाई 507 अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। एग्जैक्ट फाइंड आउट करना होगा तो आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन यूरिया की किसी एक्वा सॉल्यूशन में कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इतनी दे रखी है। अच्छा, यूरिया मतलब सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन दे रखी है 0.05, सॉल्वेंट की कितनी हो जाएगी, इसको 1 में से माइनस कर दो 0.95। यूरिया सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर है, 900 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर भी दे रखा है 900 ग्राम, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखी है कितनी, 1.2 ग्राम पर ml, ओके, सेंटीमीटर क्यूब ml के इक्वल होता है। आपसे मोलैरिटी पूछी हुई है, मोलैरिटी पूछी हुई है, तो सर मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी वाला रिलेशन लगा लो, क्योंकि मोलैरिटी पूछी हुई है, डेंसिटी दे रखी है, मोलैलिटी एक बार निकाल लो मोल फ्रैक्शन की हेल्प से, आंसर आ जाएगा। सही करें, पहले मोलैलिटी किसके बराबर होगी, काई बी ओवर काई ए इंटू एम ए, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, 18 होता है, और यहाँ पर 1000, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1000 बाई 18 होता है 55.55, तो 5/95 इंटू 55.55, सर 5 भी 95 के टेबल पे 5 भी चला जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। 55.55 को 19 से डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच सके। 55.55 डिवाइडेड बाय 19, 2.92 है, 2.92 मोलर। आप लगा लो सीधा फॉर्मूला, मोलैरिटी किसके बराबर था, मोलैलिटी इंटू डेंसिटी 1 प्लस एम बी बाई 1000। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है, ये है 2.92 और डेंसिटी कितनी है 1.2, 2.92 मल्टीप्लाइड बाई 1.2, यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो 1000 आ जाएगा। मोलैलिटी थी 2.92 और ये एम बी दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, यूरिया, यूरिया, यूरिया का मोलर मास कितना दे रखा है 60, तो 60 को 2.92 से मल्टीप्लाई करेंगे, सर डिवाइड करके 1000 आना है, वो ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो ऊपर चला जाता है। बस अब इसको सॉल्व करना है, ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मोलैरिटी किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आ गया 292 इंटू 12, करना 292 को 12 से, सर 300 को 12 से करते हैं तो 3600 आता है, 3600 आता है, 3600 में से 8 12 का कितना होता है 96 माइनस करना, 3600 में से 96 माइनस करना 3504, 292 को 6 से, अब ये 3504 किया तो सर इसको आधा कर दो 1752 है ना, मतलब 170.4, 1000 में 170.4 ऐड करना 1170.4, देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है ये, 3504 डिवाइडेड बाई 1170.4, 2.99 आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 है ना। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से आंसर निकाल सकते हैं आप। सर कैसे अगर ये 1170, हाँ 1170 ठीक है, और ये 3500 होता तो सीधा 3 से करो ज़रा, 3000 फिर 300 और 70 का 3 200, 3510।
अगर ये 3510 होता और ये 1170 होता, 3510 होता 1170 होता, सीधा 3 पे आ जाता, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज है, वो भी 3510 के पास है, वो भी 1170 है, तभी 2.99 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। टू सच सॉल्यूशन, अच्छा दो अलग अलग सॉल्यूशन बने हैं, एक का नाम फर्स्ट रख देता हूं, एक का नाम सेकंड रख देता हूं, फॉर विच मोल फ्रैक्शन ए की 0.25 एंड 0.5 है, ये है 0.25 और ये है कितनी भाई 0.5, ठीक। हैव द टोटल प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4 बार, अच्छा यहां पर वेपर टोटल प्रेशर है 0.3 बार और यहां पर है 0.4 बार। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार, अच्छा प्योर बी का पूछा हुआ है, पी नॉट बी पूछा हुआ है, कोई बात। काई ये अगर ये है तो काई भी कितना होगा पहले सॉल्यूशन में, सर 1 में से इसे माइनस कर दो 0.75, सर इसको 1/4 भी लिख सकते हो, इसको 3/4 भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर ये 5/10 हाफ है तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये भी हाफ होगा। बनाए जरा दोनों की इक्वेशन। फर्स्ट सॉल्यूशन में देखना, फर्स्ट में देखना पीएस किसके बराबर होगा, पीएस दे रखा है 0.3, पी नॉट ए काई ए, पी नॉट ए काई ए, काई ए काई ए 1/4 प्लस पी नॉट बी काई बी दैट इज 3/4, सर 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल टू 1.2 हो जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन भी बनाना, सेकंड वाले की, पी एस कितना दे रखा है 0.4, पी नॉट ए इंटू हाफ, पी नॉट बी इंटू हाफ, सर ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इज इक्वल टू 1.2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यस। चेक करिए, ये -2 पी नॉट बी हो जाएगा, -0.4 हो जाएगा, क्या माइनस से माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो पी नॉट बी कितना आ गया सर, दैट इज 0.2 आ गया, पी नॉट बी कितना आ गया 0.2 आ गया, 0.4 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, 0.2 बार। आइए लीजिए जी, इसी के साथ हमारा ये छोटा सा जो लेक्चर था दैट इज अबाउट जेईई एडवांस के पीवाईक्यू को डिस्कस करना था हम लोगों ने, वो अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। चैप्टर में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो किस टॉपिक से आए हुए हैं, रिलेटेड टू समहाउ रिलेटेड टू जो शुरू की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी मोलैलिटी, या जो इस चैप्टर का लास्ट है दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास, इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान इन पे ज़्यादा रखिएगा, ऑब्वियसली करना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, पर फिर भी इन दोनों पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों।